चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं टाइट्रेशन की, राइट। हाँ सर। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा हम देख लें टाइट्रेशन में होता क्या एक्चुअल में। जैसे मालूम है कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना, उसे हम कहते हैं हाँ टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में यानी इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता ना हो, उसको फाइंड करने की मेथड क्या कहलाती है, टाइट्रेशन कहलाती है। क्लियर। अब हाँ टाइट्रेशन सर। में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन है पता होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसे हम ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है ना। वो ब्यूरेट में लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट। एक होता है टाइट्रेंट, एक होता है टाइटर। तो एक ब्यूरेट होती है, एक फ्लास्क होता है। तो ब्यूरेट का मतलब किस टाइप से, जब आप लैब में आपने देखी है इस टाइप से एक ट्यूब होती है, ये कहलाती हाँ सर। ब्यूरेट। ठीक है। वो एक लेते हैं हम किससे, फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क में क्या हाँ लेते हैं, तो ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं हम, टाइट्रेंट ले रहे हैं। और फ्लास्क में क्या लेते हैं, टाइटर लेते हैं। तो जो टाइट्रेंट यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कितने टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दो टाइप के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है जिनको हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं, जिनको हम एक्यूरेटली जिनको हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड किनको बोलते हैं हम, हाँ 26799 26799 4660। और जिनको हम एक्यूरेटली वे नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर वगैरह सब आ जाती है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, समझ गए, जिनको हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं। और सेकेंडरी मतलब जिनको हम एक्यूरेटली वे नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको हमें यूज करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, हाँ राइट। सर। तो हाँ सर। सेकेंडरी टाइटेंट कौन कौन से हैं, NaOH हो गया, KOH हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इस टाइप के, ये कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हाँ ये बात आप लोगों को मालूम है, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद हाँ अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है टाइट्रेट और इक्विवेलेंट पॉइंट। टाइट्रेट का मतलब क्या है, टाइट्रेट यानी जनरली जिस सब्सटेंस का हमें फाइंड करना हो या कॉन्सेंट्रेशन में फाइंड करना हो, उसे हम कहते हैं टाइट्रेट। क्लियर। यानी हाँ सॉल्यूशन सर। कंसिस्टेंट ऑफ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड, उसे हम कहते हैं टाइट्रेट। एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर दोनों के इक्विवेलेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे पता लगता है हमें, वहां पर कुछ कलर चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए वहां पर हमें पता लग जाता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर यानी जहां पर जो रिएक्शन कंप्लीट होने का इंडिकेट करे, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पर। जैसे हमारे पास 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है और 5 ग्राम इक्विवेलेंट हमें बेस डालना है, तो हमें कैसे पता लगेगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस डालना है या डल गया है, तो हम क्या पता करेंगे, उसको इंडिकेटर से, इंडिकेटर डाल देंगे। तो इंडिकेटर जैसे 5 ग्राम इक्विवेलेंट वहां पर बेस डलेगा, वैसे इंडिकेटर क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा, कलर चेंज कर देगा, वैसे हमें उसमें पता लग जाएगा। ओके। अब टाइट्रेशन हो जाएगा। कितने टाइप के होते हैं, कलर। दो टाइप के, सिंपल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में कौन कौन से, सिंपल टाइट्रेशन में जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। और दूसरा बैक टाइट्रेशन, तीसरा आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में एसिड बेस, डबल टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन ले लो या रेडॉक्स टाइट्रेशन ले लो, दोनों ही टाइट्रेशन में क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट दोनों के हमें कंपेयर करना होते हैं। तो पहला जैसे हम ले लें एसिड बेस टाइट्रेशन, पहला हमने लिया एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट पर, एट इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू एसिड। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, हाँ ठीक है सर। ना। मिली हाँ इक्विवेलेंट एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये कहलाता है एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाता है, राइट। हाँ सर।
दूसरा कौन सा है? डबल टाइट्रेशन। Redox. डबल टाइट्रेशन के पहले हम बात कर लें रेडॉक्स टाइट्रेशन की। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। ठीक है, हाँ मिली सर. इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। ये किसमें होता है? हाँ. रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है। तो जब हम यहाँ मिली इक्विवेलेंट को कंपेयर करते हैं तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि मिली इक्विवेलेंट को कंपेयर करने पर तभी कंपेयर करते हैं जब उनके एन फैक्टर क्या हो? इक्वल हो। तीसरा ए डबल टाइट्रेशन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है? आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक। इसमें भी हम भाई देखना मिली इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, नया कुछ भी नहीं है। ठीक, बस फर्क है कि एक में आयोडीन डायरेक्ट निकल जाता है, दूसरे में आयोडीन डायरेक्ट नहीं निकल करके उसको पहले हम आयोडीन को रिलीज कराते हैं। ठीक है, यानी सभी मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट ही लग रहा है। अब एक कौन सा है? बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं? बैक टाइट्रेशन में हमने थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एसिड ले लिया, एसिड ज्यादा ले लिया, थोड़ा सा उसमें बेस डाला। अब कितना एसिड बचा हुआ हमें कैसे पता करना है? दूसरा हम बेस और डालेंगे, यानी फिर से टाइट्रेट करेंगे, वो कहलाएगा सीधा सा बैक टाइट्रेशन। तो इसका यूज हम इम्प्योरिटी वगैरह फाइंड करने में भी करते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल यही है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, या टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो चारों टाइट्रेशन में एक ही कंसेप्ट, एक का मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू दूसरे का मिली इक्विवेलेंट, बस सिर्फ डबल टाइट्रेशन में थोड़ा सा अलग है। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बैक टाइट्रेशन वाला थोड़ा सा बता दीजिए अभी वापस. थोड़ा सा नहीं, पूरा बता देंगे, पहले इतनी बात समझ में आई? हाँ सर. कोई दिक्कत? नहीं सर. चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं। डबल टाइट्रेशन बचा, बैक टाइट्रेशन, बस एक टाइट्रेशन की थ्योरी खत्म हो गई। डबल टाइट्रेशन बचा हुआ, उसकी हम बात करेंगे अभी। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा 40 ml NY10HCl, 40 ml NY10HCl and 60 ml NY20 KOH are mixed together. Calculate the normality of the acid or base left. क्या करना हमें? दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल. दोनों के मिली इक्विवेलेंट पहले कंपेयर करो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो कंपेयर करिए। एसिड के मिली इक्विवेलेंट किससे कंपेयर करिए आप? बेस के मिली इक्विवेलेंट से कंपेयर करिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने? नॉर्मेलिटी दे रखी 1/10, वॉल्यूम दे रखा 40, यानी कितना आ गया? 4 आ गया। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस फाइंड करिए, नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/20, और ये कितना है? 60, यानी 3 आ गया। तो बताइए क्या बचा है? क्या बचा है? ये बचा हुआ है, ये ज्यादा है, जो ज्यादा है वो बचेगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट, कितना मिली इक्विवेलेंट बचेगा इसका? 4 - 3, यानी 1 मिली इक्विवेलेंट बचा। हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, तो मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट यानी 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो वॉल्यूम कितना है ml में? एक का 60 है, एक का 40 है, तो आंसर हो गया 1/100। क्लियर हो गया? अब दूसरा है सॉल्ट कितना बना। सॉल्ट कितना बनेगा? जब एसिड हाँ HCl सर. हमारे पास, बेस क्या है यहाँ पर? KOH है, तो बनेगा KCl प्लस वाटर। तो स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पर इसके मिली इक्विवेलेंट कितने ले रखे हैं? 4 ले रखे हैं, इसकी 3 ले रखे हैं। लिमिटिंग रीजेंट कौन होता है? वो होता है जिसके मिली इक्विवेलेंट कम हो, तो वो कहलाएगा यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट, डायरेक्ट निकल आता है। तो ये तो 0 हो जाएगा जब रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा? 4 - 3,
तो लिमिटिंग हाँ KOH था, तो जिसके इक्विवेलेंट 3 थे, जब मिली इक्विवेलेंट 3 तो 3A बनेगा और 3A बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें हाँ समझ में आ गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट कितना है यहाँ पर 3A, और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो हमें इसकी अगर नॉर्मेलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 3/, वॉल्यूम इन ml, और टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 है, तो आंसर हो गया 3/100। क्या क्लियर हो गया? जल्दी से हाँ बताइए, सर। सभी को क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ईशा, इशिका, सर नॉर्मेलिटी सॉल्ट की कैसे निकाल ली अपन ने? हाँ सॉल्ट की पूछी ना, तो सॉल्ट की भी निकाल ली। अच्छा खैर ठीक है सर, आ गया। ठीक है, ईशा, इशिका आ गया। हाँ सर ठीक है। यस सर। चलिए हाँ अगला सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना। आज और कल में अपन टाइटेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। और तुम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में जितना पढ़ा दिया था, अगर वो तुम लोगों को आता है तो एक आध दिन वेट भी कर सकते हो। उस टाइम में स्टेट्स ऑफ मैटर घर पे ही बैठ के कॉपी से पढ़ सकते हो, जितना मैंने पढ़ा दिया था, अगर लिखा हुआ हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी करेंगे। A solution containing इतने ग्राम KOH and इतने ग्राम KOH and COH will twice neutralized by an acid. If it consumes 0.1 equivalent of acid, calculate composition of sample in the solution। जल्दी बताइए। सर कैसे होगा ये? नहीं आया समझ में क्या? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस कितने हैं, बेस 2 हैं, एक ही है और एक ही बेस है। तो वो किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? हाँ सर। ये बोल रहा है इट कंज्यूम्स इतना एसिड। तो कंसेप्ट कंसेप्ट क्या लगेगा? कंसेप्ट ये लगेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। मिली इक्विवेलेंट बेस यानी क्या है यहाँ पर? मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH, या ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, हाँ मिली सर। इक्विवेलेंट ऑफ COH होल ट्वाइस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। मिली इक्विवेलेंट जगह यहाँ पर इक्विवेलेंट दे रखे है तो मिली हटा देते हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ KOH वेट के टर्म में दे रखा है, तो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। याद आया? तो KOH का वेट दिया है 4.2, इक्विवेलेंट वेट इसका n फैक्टर 1 है KOH का। तो पोटेशियम का होता है 39 और 17 कितना आ गया 56, तो ये हो गया 56 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, इक्विवेलेंट दोनों ऑफ COH होल ट्वाइस। अच्छा दोनों का दे रखा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक काम करो KOH का कितना ले लो आप, x ग्राम ले लो, इसका x ग्राम ले लो, तो इसका कितना हो जाएगा 4.2 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ओके ओके अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर वेट कितना 40 और 34 74 हो गया। ओके 74 हो गया, एन फैक्टर इसका 2 है क्योंकि 2 OH इसके पास है, तो कितना बचेगा डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करो कितना रहेगा 37। ठीक है, इक्वल टू एसिड के इक्विवेलेंट कितने 0.1। क्या पूछा है कैलकुलेट द कंपोजिशन, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तरीके लिख देता हूँ x प्लस 56 x बाय 56 प्लस 4.2 माइनस x बाय 37 इक्वल टू 0.1। तो क्या x निकल आएगा? हाँ सर। आना Yes, समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। समझ में आ गया सभी को? yes sir। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। अगला क्वेश्चन ले ले फिर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, Okay। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, 1 रुपए के लिए खेलते हैं। चलिए शुरू हो जाइए।
gastric juice contain 3 gram of HCl per liter. If a person produce 2.5 liter of gastric juice per day, how many antacid tablets each containing 400 milligram of ALOH whole thrice are needed to neutralize all the HCl produced in one day? Try करो. कुछ समझ में आया? क्या करना है बताइए मुझे. वेट कितना है HCl का? 3 ग्राम पर लीटर. एक लीटर में 3 ग्राम है तो 2.5 लीटर में कितना? 3 × 2.5. एक दिन का पूछ रहे हैं ना, एक दिन के लिए पूछ रहे हैं. 7.5. तो वेट ऑफ HCl इन 2.5 लीटर इक्वल टू कितना? 2.5 × 3 इक्वल टू 7.5 ग्राम. राइट. अब क्या करना हमें? वही ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ALOH होल थ्राइस. राइट. तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट के टर्म में दे रखा है तो W1/E1 इक्वल टू W2/E2. W1 इसका वेट HCl का दे रखा है 7.5 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट HCl का n फैक्टर 1 रहेगा तो हो जाएगा 36.5 ग्राम ही रहेगा. इसका वेट हम फाइंड कर लेते हैं. इक्विवेलेंट वेट कितना? ALOH होल थ्राइस का n फैक्टर 3 है, एल्यूमिनियम का 27 और OH का 17, 51 कितना हो गया? 78. तो ये 78 डिवाइड बाय कितना? 3. तो यहाँ से हमारा W2 आ गया. तो W2 की वैल्यू क्या होगी? 78 × 7.5 डिवाइडेड बाय कितना? 36.5 × 3. राइट. इतने ग्राम वेट आया. हमने इतना वेट चाहिए. यस. इतना वेट चाहिए. तो एक टेबलेट का वेट कितना है? 400 मिलीग्राम है. राइट. तो नंबर ऑफ टेबलेट कितनी होंगी? नंबर ऑफ टेबलेट इंटू एक टेबलेट का वेट 400 × 10⁻³ वो कितना होना चाहिए? 78 × 7.5 बाय 36.5 × 3. तो यह नंबर ऑफ टेबलेट निकल आएगी. हाँ सर. क्लियर? हाँ सर. तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? ये भी इसके भी तो इक्विवेलेंट्स नहीं है ना? इसके इक्विवेलेंट सर उसमें × 3 भी होगा ना? क्या 3 होगा? कौन सा 3 होगा? ये सर आपने पे नहीं करनी होगा. यस सर. हाँ पीछे आया क्या? समझ में आ गया? हाँ सर. इसका यस सर. हाँ सर. पक्का? आगे बढ़े? ज्यादा नहीं आ रहा लेकिन. हाँ सर. इक्विवेलेंट तो बेटा इक्वेट करना है. इक्विवेलेंट अगर तुमने रिवाइज नहीं करा तो दिक्कत आएगी. नॉर्मेलिटी रिवाइज नहीं करी तो तकलीफ आएगी. वो तो फिर से देखो क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन में? 3.5 ग्राम ऑफ डबल सॉल्ट और ऑफ आयरन एंड अमोनिया, और नहीं है, ऑफ आयरन एंड अमोनिया on boiling with NaOH liberate ammonia gas which exactly neutralize 12.8 ml of normal H2SO4. Determine the percentage of ammonia in the double salt. बताइए क्या करेंगे हम? कंसेप्ट बताइए. अमोनिया इसमें लिबरेट हो रहा है. सर NH3 की वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले. ना 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 ना, अमोनिया लिबरेट हो रहा है ना. अमोनिया बेस है. इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ
अमोनिया। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का मतलब है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ तो सर। अमोनिया का किसके टर्म में ले लेंगे? Yes, W बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। अरे क्योंकि वेट दिया ना 2.5 ग्राम, H2SO4 का वॉल्यूम दिया है तो N इंटू V ले लो। अमोनिया के इक्विवेलेंट में वेट के टर्म में दे रखे तो W बाई ले लो। तो H2SO4 की नॉर्मलिटी 1 दे रखी, 1 नॉर्मल। तो वॉल्यूम कितना दिया है? 12.8 लीटर में चाहिए तो अपॉन में 1000 इक्वल टू वेट। वेट फाइंड करना है। अमोनिया के लिए N फैक्टर 1 रहेगा, अमोनिया के लिए N फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। क्यों? एक ही मोल से रिएक्शन करेगा ना। जब अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये क्या बनाता है? NH4OH, एक ही OH रिलीज कर सकता है। तो अमोनिया का मोलर वेट 17 होता है तो इक्विवेलेंट वेट भी 17 ही रहेगा। तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई, W इक्वल टू 12.8 इंटू 17 डिवाइड बाय 1000 ग्राम। कितना आ गया अमोनिया का वेट? ये किसका वेट आ गया? अमोनिया का वेट आ गया। अब हमें अमोनिया का परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया इक्वल टू क्या? वेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। वेट ऑफ अमोनिया कितना है? 12.8 इंटू 17 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना? 2.5 इंटू कितना? 100। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में ये दे रहा है कि NaOH के साथ हमने जब बॉयल किया तो अमोनिया लिबरेट हुआ, अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया। तो जिनके बीच में रिएक्शन हो रही सिर्फ हमें उसको देखना है। अमोनिया के डाटा, अमोनिया के लिए H2SO4 का डाटा दिया है तो हमें सिर्फ H2SO4 को अमोनिया से इक्वेट करना है, दूसरे से इक्वेट नहीं करना। क्लियर? हाँ सर। कोई समस्या Yes, sir. इसमें? हाँ समस्या है? नहीं सर। तुमने तो बोला, मैंने बोला कोई समस्या? बोली यस सर। सर मैंने उसका पहले वाला जवाब दिया था। अच्छा, पहले वाला जवाब दिया था। हैं? अगला क्वेश्चन पे आ जाए, नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन, नहीं तो कहानी सुनो, खाली देख लो क्या लिखा हुआ है। जल्दी बताइए क्या करना है। सर वॉल्यूम दी है और मोलरिटी भी दी है। करना क्या है? निकालो सर N1V1 इक्वल टू N2V2। फार्मूला वेट ऑफ एसिड दिया हुआ है, 82 ले लेंगे। 100 ml इस सॉल्यूशन का एसिड का, जिसमें इतने ग्राम एसिड पर लीटर है। किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसमें 40 ग्राम NaOH पर लीटर। तो पहले तो हम एसिड की नॉर्मेलिटी फाइंड कर लें। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एसिड के कितने ग्राम दे रखे हैं? 39 ग्राम, ठीक है। 39 ग्राम एसिड के दे रखे हैं। और फार्मूला वेट क्या दे रखा है? अपन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? फार्मूला वेट अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर बेसिसिटी है। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दिया? पर लीटर। पर लीटर यानी 1 हो गया। ओके, तो ये कितना आ गया? 39 इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाय 82। ये नॉर्मेलिटी एसिड की हो गई। बेस की नॉर्मेलिटी, बेस की नॉर्मेलिटी क्या है? 40 ग्राम NaOH है। तो NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट भी NaOH का 40 से होगा, क्यों? एन फैक्टर 1 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया 1 लीटर, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब बोल रहे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। कितने से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है? बेस का 95 ml और एसिड का 100 ml। तब कंसेप्ट लग जाएगा, मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस।
एसिड का मिली इक्विवेलेंट यानी एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है 39 इंटू NF/82, ठीक है। और एसिड हाँ का सर। वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया 100 ml दिया है। बेस की हाँ। नॉर्मेलिटी कितनी निकाली हमने 1 निकाली, और बेस का वॉल्यूम कितना दिया 95 ml दिया है। और क्लियर? तो क्या हाँ। NF निकल आएगा, एन फैक्टर निकल आएगा 95 इंटू 82/39 इंटू 100। हाँ देखो सर। कितना आ रहा है, सोल्व करो। जल्दी बताओ सोल्व करके। हाँ सर 95 into 82 divided by 39 so 0.199 0.199 कि 1.9 कुछ तो भी 1.99 so 1.9 ये 1.99 यानी कितनी होगी 2, राइट? हाँ समझ में आया सर आ गया। कैसे किया? यस सर। बस सर आप तो ऐसे ही कराते जाओ, कसम से बहुत अच्छे समझ में आता है। हमसे मत बोलो, हमसे सॉल्व कराने का मत बोलो, बस आप तो ऐसे ही दिए जाओ बत्ती, सर पेपर भी आप ही दे आना, मजा आ जाएगा। सैलरी भी मैं ही रख लूंगा। चलो अगला क्वेश्चन। What in degree? समझ में आया? हाँ सर। क्या आया समझ में? सर एसिड की H2SO4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने लिए टेकन, कितने लिए 30 1 इंटू 30 13 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 लेफ्ट, into सर 2 बचे into कितने हैं? नॉर्मलिटी 0.2, वॉल्यूम तो वही 30 रहेगा, कितना 6 बचा, हाँ ना? अरे बोलो, 2 into 30 अरे पगले यहाँ पॉइंट सर 2 वन into 30 नॉर्मल, हाँ 0.2 इंटू 30 सर 2 into टू, कौन सा 2? हाँ दिमाग खराब हो गया। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड कितना यूज हुआ 30 माइनस 6 यानी 24, और ये किसके इक्वल है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसके ठीक अरे है। भाई एसिड का जितना और वो यूज हुआ होगा उतना बेस था, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्शन हाँ करेगा। सर यस यस सर। इक्वल टू W/E इंटू 1000। मिली इक्विवेलेंट तो ये होता है, वेट निकालना है, तो पहले तो हाँ वेट सर निकाल लो। तो वेट इक्वल टू होगा 24, इक्विवेलेंट वेट कितना 17 डिवाइड बाय 1000। वेट आ गया तो मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ अमोनिया। मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया बाय मोलर वेट, ये कैंसिल हो गए, ये आ गया 2.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो हाँ एस टी सर एनटीपी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 2.4 इंटू 10⁻² इंटू 22.4 लीटर 22.4 लीटर। बात समझ में आ गई हाँ सर सभी को? यस सर। हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ सर मुंह क्यों फाड़ रहे हो, क्यों वैभव, हाँ सर मुंह क्यों फाड़ रहे हो? नहीं अगला क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से। what all
सर ये सर लास्ट में क्या आया? मैं क्या पता क्या आया, तुम जानो। क्या दिया है? HCl का वॉल्यूम चाहिए जिसमें 73 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर हो। तो पहले तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड निकालो। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो 5 इसका 73 ग्राम दिया है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा HCl का? 36.5। वॉल्यूम दिया 1 लीटर। कितना आ गया? ये 2 आ गया, राइट? यस सर। अब नॉर्मेलिटी ऑफ बेस अच्छा। निकालिए। तो बेस वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यह मेटालिक सोडियम का दिया हुआ है, मेटालिक सोडियम का वेट ले लो। मेटालिक सोडियम का वेट अपॉन में बोलिए जल्दी से। 23। अपॉन में 23। ये तो क्या हो गया, इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। ये तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। रुक जाओ, ऐसा लिखो, नॉर्मली डिविजन लिखें, हम लिखे ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू 0.46 यानी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो ग्राम इक्विवेलेंट यानी यहाँ पर ले लेंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ये बेस का कितना हो गया 0.46 बाय 23। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 2, वॉल्यूम आपको निकालना है इक्वल टू 0.46 बाय 23। आंसर आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। समझ में आ सर गया 10 ml। सभी को? हाँ सर। हाँ सर।